डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसको आप YDSE भी बोलते हैं, उसमें हम देखेंगे फ्रिंज स्पेसिंग के फार्मूलाज फॉर द डार्क फ्रिंजेस एंड ब्राइट फ्रिंजेस, और फिर जो है हमने डायफ्रैक्शन को देखना है और फिर उसमें से डायफ्रैक्शन रेटिंग को। सो ये वो कंटेंट है यूएचएस ने दिए हैं। इस सिलसिले में हमारे 2 लेक्चर होंगे। जो आज का पहला लेक्चर है उसमें हम जो है वो लाइट की जो डिफरेंट थेरीज हैं उसके बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे, और फिर हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वेव फ्रंट का, रे का, बीम पोस्ट को डिस्कस करेंगे, हाइजेंस प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस देखेंगे, और फिर हम YDSE को पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, जब आप लाइट की बात करते हैं तो हाउ वी कैन डिफाइन लाइट? सो वी कैन डिफाइन लाइट एज लाइट is a form of energy that produces the sensation of vision through the human eye. लाइट अनलाइक दूसरी एनर्जीज लाइक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट भी एक एनर्जी है, और ये वो एनर्जी है जो आंख में देखने का एहसास पैदा करती है। या हम कह सकते हैं कि विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का विजिबल पार्ट है उसको हम लाइट कह सकते हैं। और आप जानते हैं कि ये जो विजिबल पार्ट है इसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से रफली 700 या 730 नैनोमीटर तक होती है। तो इस रेंज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं हम उनको लाइट कहते हैं। फिर इसी में वो 7 कलर्स आ जाते हैं जिनको आप विब्ग्योर बोलते हैं। सो दैट इज लाइट। सो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कैन वी सी द लाइट? क्या हम लाइट को देख सकते हैं? आप कहेंगे सर जी सर हमें पता लग जाता है कि लाइट आ गई है, लाइट चली गई है। दी आंसर इज हम लाइट को देख नहीं सकते। लाइट की मदद से हम चीज़ों को देख सकते हैं। मतलब आप किसी को कैसे देखते हैं कि लाइट उस पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आती है। मेरली लाइट को आप नहीं देख सकते क्योंकि आप किसी भी एनर्जी को महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। सो वी कैन नॉट सी लाइट बट विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। इसलिए वैक्यूम में, अगर आप वैक्यूम में खड़े होकर आसमान को देखेंगे तो वो आपको ब्लैक नजर आएगा, बिकॉज वैक्यूम में कोई मीडियम ही नहीं है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर अपनी आंखों में आए। सो दैट इज वाई जो स्पेस में बंदा ट्रैवल कर रहा था एस्ट्रोनॉट, उसको जो स्काई है वो ब्लैक नजर आ रहा होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो लाइट है इसके मतलब डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट अदवार में कुछ थेरीज पेश की हैं। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन हम उनको बस 2-3 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। लाइट के मतलब जो थ्योरीज पॉपुलर हुई उनमें एक न्यूटन की थेरी थी, कार्पस्कुलर थेरी। और ये जो कार्पस्कुलर थेरी थी ये बेसिकली इट वाज बेस्ड अपॉन द पार्टिकल नेचर। न्यूटन ने कहा था कि जो लाइट है ये छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी, कार्पस्कल्स ऑफ एनर्जी पर मुश्तमिल है। न्यूटन अपनी इस थ्योरी की मदद से लाइट की रिफ्लेक्शन को भी साबित कर चुका था। उसने ये भी साबित कर दिया कि हाउ लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, लेकिन वो लाइट की रिफ्लेक्शन को जो है वो प्रूफ नहीं कर सका, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस न्यूटन थ्योरी कि जितना मीडियम डेंसर होगा लाइट उतनी फास्ट ट्रैवल करेगी, लेकिन हम जानते हैं कि जितना मीडियम लाइटर होगा लाइट उतनी फास्ट ट्रैवल करेगी। सो विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी न्यूटन वाज नॉट एबल टू प्रूव द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी तरीके से उसी दौर में एक साइंटिस्ट था और उसका जो नाम था वो था हाइजन, और इसने जो है वो अपनी वेव थ्योरी पेश की। अब न्यूटन के मुकाबले में ये कोई इतना पॉपुलर साइंटिस्ट नहीं था, तो इसकी वेव थ्योरी उस वक्त तक जो है वो मानी नहीं गई जब तक थॉमस यंग ने 2 एक्सपेरिमेंट करवा के ये साबित ना कर दिया कि लाइट वेव है। उसने इंटरफेरेंस के डबल स्लिट और डायफ्रैक्शन के सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि लाइट कैन बिहेव लाइक वेव। फिर ये वेव नेचर ऑफ लाइट हमारे पास चलती रही। फिर हमारे पास जो है वेव का तो बोल दिया, इसने मैक्सवेल ने कहा कि मैक्सवेल ने कहा कि लाइट सिर्फ वेव नहीं है बल्कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वेव थ्योरी की ये डिस्कशन चलती रही अंटिल जो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिनको लाइट की वेव थ्योरी सपोर्ट ना कर सकी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, पेयर प्रोडक्शन हो गया, कॉम्पटिंग इफेक्ट हो गया, इसके अलावा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। सो फिर उसको लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया मैक्स प्लैंक ने, और मैक्स प्लैंक ने भी पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया। उसने कहा कि लाइट जो है वो पार्टिकल पर मुश्तमिल है। उन पार्टिकल को उसने क्वांटा कहा। बाद में आइंस्टाइन ने कहा कि वो जो पार्टिकल नेचर पर लाइट मुश्तमिल तो है लेकिन वो जो पार्टिकल है दे आर द इनविजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और फिर आइंस्टाइन ने भी पार्टिकल नेचर को ही जो है वो प्रूव किया। एंड देन केम विक्टर डी ब्रोगली, और उसकी आपको बड़ी मशहूर थ्योरी पता है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी की। तो इस थ्योरी के मुताबिक पार्टिकल कैन बिहेव लाइक वेव। सो वो जो वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल है वो लैम्डा इज इक्वल टू h/p है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इन सम एक्सपेरिमेंट लाइट कैन बिहेव लाइक वेव एंड इन सम अदर एक्सपेरिमेंट लाइट कैन बिहेव लाइक पार्टिकल, बट देयर इज नो सिंगल एक्सपेरिमेंट इन विच लाइट कैन शो बोथ ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ऐसा कोई भी जो है वो एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसमें लाइट अपनी दोनों प्रॉपर्टीज यानी कि वेव और पार्टिकल को शो करवा सके। सो इन शॉर्ट वी हैव दोज एक्सपेरिमेंट इन विच लाइट बिहेव लाइक वेव एंड वी हैव दोज एक्सपेरिमेंट इन विच लाइट बिहेव लाइक पार्टिकल, बट वी डोंट हैव अ सिंगल एक्सपेरिमेंट जिसमें लाइट अपने दोनों एस्पेक्ट्स को साइमल्टेनियसली दिखा सके। सो दिस वाज द ब्रीफ थ्योरी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द नेचर ऑफ लाइट। अब जो है ये जो चैप्टर नंबर 9 है बेसिकली इट इज बेस्ड अपॉन द वेव नेचर ऑफ द लाइट, जिसको आप ऑप्टिक्स बोलते हैं, स्टडी ऑफ लाइट। तो जो फिजिकल ऑप्टिक्स है इसमें हम जो है वो फिनोमेना कुछ ऐसे पढ़ेंगे लाइक इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, जो ये प्रूव करेंगे कि लाइट कैन बिहेव लाइक वेव। सो बिफोर वी स्टार्ट इंटरफेरेंस कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और उन्हीं में से एक टर्मिनोलॉजी है वेव फ्रंट। सो व्हाट इज वेव फ्रंट? वेव फ्रंट इज इट इज सच अ सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स आर इन फेज। इन पर सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं? इन फेज है। देखिए फर्स्ट कीजिए ये एक लाइट सोर्स है, एक स्फेरिकल लाइट सोर्स है, और इससे जो है वो एनर्जी निकल रही है चारों तरफ, और वो एनर्जी इस सरफेस पे कुछ पॉइंट्स को मिल रही है, और ये पॉइंट्स जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं। दे आर वाइब्रेटिंग इन दिस सेंस, करीब आ रहे हैं, इकट्ठे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, इकट्ठे जा रहे हैं। तो मैं कहूँगा दे हैव द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, या ऑल दी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स आर इन फेज। तो इन पार्टिकल्स को मिलाने वाला ये जो सरफेस है इसको बोलेंगे वेव फ्रंट। वेव फ्रंट में पार्टिकल्स के दरमियान कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। देयर इज नो फेज डिफरेंस बिफोर ऑल दिस पार्टिकल, ऑल दी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स आर इन फेज। तो जैसा सोर्स होगा वैसा ही वेव फ्रंट होगा।
लेकिन सम टाइम सोर्स स्फेरिकल हो तो आपको प्लेन वेव फ्रंट भी मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सन की एग्जांपल लें तो सन और अर्थ के दरमियान जो है वो बहुत फासला है, तो सन से जब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स अर्थ तक पहुंचते हैं सो दे बिकम दी स्फीयर्स ऑफ वेरी लार्ज रेडियस, एंड फॉर स्फीयर्स ऑफ वेरी लार्ज रेडियस देयर स्मॉल पार्ट कैन बी टेकन एज प्लेन वेव फ्रंट। सो सन से हमें अर्थ तक जो वेव फ्रंट पहुंचते हैं दे आर प्लेन वेव फ्रंट। वो क्या होते हैं? वो प्लेन वेव फ्रंट होते हैं। इसी तरीके से आप प्लेन वेव फ्रंट एक और तरीके से भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था हमारे पास वेव फ्रंट। व्हाट इज रे? रे हमारे पास क्या होती है पहले उसको देख लेते हैं। ये देखिए, जिस तरह से ये वो पॉइंट सोर्स था और ये हमारे पास एक वेव फ्रंट था, तो जो रे ऑफ लाइट होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट है और ये क्या है? ये रे है। सो रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन वेव फ्रंट, और रे ऑफ लाइट का काम होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन शो करना कि लाइट किस तरफ ट्रैवल कर रही है। इस लाइन रेस का मतलब है कि लाइट इस सोर्स से चारों तरफ निकल के ट्रैवल कर रही है। और व्हेन वी हैव दिस कलेक्शन ऑफ रेज, जब ये बहुत सारी रेज इकट्ठी हो जाती हैं, दे फॉर्म बीम। कि वो क्या बन जाती है जी? वो बीम बन जाती है। सो अब हमारे पास प्लेन नॉर्मली क्या होता है कि जिस तरह का हमारे पास सोर्स हो हमें वैसा ही वेव फ्रंट मिलता है। प्लेन सोर्स है तो प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा, और स्फेरिकल सोर्स है तो फिर स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा। कभी बार ऐसा होता है कि स्फेरिकल सोर्स होता है लेकिन आपको प्लेन वेव फ्रंट मिलता है। प्लेन वेव फ्रंट हम एक और तरीके से भी ले सकते हैं। इफ वी हैव दिस कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स लेंस के फोकस पर आप जो है वो कोई लाइट सोर्स रखें तो इससे गुजरने वाली लाइट रेज क्या हो जाएंगी? पैरेलल। नाउ दीज आर द रेज। ये हैं आपके पास रेज, और इन रेज के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो क्या होता है? वो वेव फ्रंट होता है। सो ये जो ब्लैक में है ये आपके पास क्या है? ब्लैक में जो है वो आपके पास रेज हैं, और ये जो ब्लू में लाइन है ये आपके पास क्या है? वेव फ्रंट है। सो आप देख सकते हैं कि हम इस तरीके से भी प्लेन वेव फ्रंट ले सकते हैं बाय प्लेसिंग अ लाइट सोर्स ऑन द फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। अब इन्हीं वेव फ्रंट्स के मुतालिक हमारे पास एक साइंटिस्ट था हाइजन, जिसने अपनी वेव थ्योरी पेश की। नाउ अकॉर्डिंग टू हाइजन्स प्रिंसिपल, अगर आपको किसी वेव फ्रंट की जो है वो शेप का, अगर आपको किसी वेव फ्रंट की शेप का पता हो, उसकी लोकेशन का पता हो, तो फिर आप सेकेंडरी वेव फ्रंट और उसकी लोकेशन के बारे में बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज वी हैव अ प्लेन वेव फ्रंट। ये हमारे पास एक प्राइमरी वेव फ्रंट है, प्लेन है। तो अगर आप इस पॉइंट को बेस बना के यहाँ एक आर्क लगाएं, इस पॉइंट को बना के बेस यहाँ आर्क लगाएं, इस पॉइंट को बना के यहाँ आर्क लगाएं, इसको आर्क यहाँ बना के बेस लगाएं और यहाँ पे आर्क लगाएं। सो ये जो एक आर्क है इसको बोलते हैं वेवलेट, राइट। नाउ यू कैन ड्रॉ अ सरफेस दैट टचेस ऑल दीज वेवलेट्स। तो ये जो ब्लैक लाइन बनी है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। और दो वेव फ्रंट के दरमियान जो फासला होता है दैट इज लैम्डा, एंड दिस लैम्डा इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। वैसे तो आपने पढ़ा ना, एस इज इक्वल टू वी टी, तो एस की जगह लैम्डा लिख दें, वी की जगह बिकॉज इट्स लाइट तो स्पीड ऑफ लाइट लिख दें, और टी इज साइन। सो दो वेव फ्रंट के दरमियान फासला एक वेवलेंथ के बराबर होता है। सो अगर प्राइमरी आपके पास वेव फ्रंट प्लेन है तो सेकेंडरी भी प्लेन बना। अगर प्राइमरी अगर आपके पास स्फेरिकल है तो फिर सेकेंडरी वेव फ्रंट भी क्या बनेगा? स्फेरिकल बनेगा। सो दिस वाज हाइजन्स प्रिंसिपल, और इसने अपनी इस थ्योरी की मदद से लाइट की ना सिर्फ रिफ्लेक्शन को साबित कर दिया था बल्कि लाइट की रिफ्रैक्शन को, जो कि न्यूटन साबित नहीं कर सका था, इसने वो भी अपनी इस थ्योरी की मदद से प्रूव कर दिया था। नाउ अब हम इस टॉपिक, इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंटरफेरेंस। सो लेट अस स्टार्ट द कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। ओके जी, इंटरफेरेंस होती क्या है? कभी आपने देखा हो, फॉर एग्जांपल यहाँ से दो बल्ब आए हैं और ये सामने स्क्रीन है और आपके पास इस तरह के ब्राइट या डार्क स्पॉट्स बन गए इस टाइप, यानी कि यहाँ पे दो ब्लू लाइट वाले बल्ब हों और यहाँ से लाइट गई और वो स्क्रीन पर आके इस तरह का पैटर्न बन गया हो। आपने डेली लाइफ में कॉमनली इसको नहीं देखा होगा। ये बनते हैं स्पॉट्स ऐसे, लेकिन आप इसको नॉर्मल लाइफ में नहीं देख सकते, बिकॉज नॉर्मल लाइफ में हम इंटरफेरेंस की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर सके। सो व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस? आपकी बुक में दो लिखी हुई हैं। एक है कि इंटरफेयरिंग बीम्स मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक, और जो है वो दूसरी कि इंटरफेयरिंग बीम्स मस्ट बी कोहेरेंट। इसमें ये जो दूसरी कंडीशन है ये है नेसेसरी कंडीशन, ये जरूरी है। अगर ये ना हो ना तो फिर इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनता, जबकि ये जो कंडीशन है ये डिजायरेबल है। अगर ये ना भी हो इंटरफेरेंस हो सकती है, लेकिन सस्टेनेबल इंटरफेरेंस के लिए ये भी जरूरी है। अब इसका मतलब तो आप जानते हैं कि जो दोनों बीम्स मिले उनमें जो वेवलेंथ हो दोनों सेम वेवलेंथ हो। कोहेरेंट का मतलब क्या है? सो कोहेरेंट का मतलब जो है वो आपस में है, कोहेरेंट मीन्स के इंटरफेयरिंग बीम्स के दरमियान जो भी फेज डिफरेंस हो वो क्या हो? वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। अब नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट फेज डिफरेंस? ये देखिए, ये मेरे दो हाथ हैं, इस वक्त ये वाइब्रेट कर रहे हैं और इस वक्त इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है? 180 डिग्री का। अगर एक ऊपर है तो दूसरा नीचे, या अगर ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं तो इनके दरमियान इस वक्त कितना फेज डिफरेंस है? 0 डिग्री का है। कांस्टेंट फेज डिफरेंस होने का मतलब ये है कि जो भी फेज डिफरेंस हो वो टाइम के लिहाज से चेंज ना हो, यानी कि डेल्टा फाई इज दी फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस शुड नॉट चेंज विद टाइम। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये वाला हाथ 1 सेकंड में 10 चक्कर मुकम्मल कर रहा है तो फिर ये वाला हाथ भी 1 सेकंड में 10 चक्कर मुकम्मल करे, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि जो कोहेरेंट बीम्स होंगी उनकी जो है वो क्या होगी? सेम फ्रीक्वेंसी होगी, दे विल हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। और ये वो सेम फ्रीक्वेंसी वाली या कोहेरेंसी वाली कंडीशन ऐसी है कि आप ये अचीव नहीं कर सकते इफ यू यूज टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट एक्सेप्ट लेजर। अगर आप लेजर की बात करें तो लेजर में जितनी भी लाइट निकलती है उसमें सारे के सारे फोटोन कोहेरेंट होते हैं, दे हैव द सेम एनर्जी, दे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, बिकॉज वो दो पर्टिकुलर लेवल के दरमियान निकलते हैं। लेकिन आम जो लाइट होती है, ऑर्डिनरी लाइट, वो कोहेरेंट नहीं होती। जो फोटोन्स निकल रहे होते हैं वो डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के होते हैं। सो एक बात याद रख लीजिए और इसको लिख लीजिए कि नो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बिहेव लाइक कोहेरेंट सोर्सेज एक्सेप्ट लेजर। अब हम फिर क्या करते हैं, हमारे पास कुछ मेथड्स हैं टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेज, और वो मेथड दो हैं। एक को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट मेथड और दूसरे को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड।
आपकी बुक में डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट मेथड इस्तेमाल किया गया है YDSE में, यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड इस्तेमाल किया गया है थिन फिल्म्स में, न्यूटन रिंग्स में, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में। फॉर एग्जांपल थिन फिल्म में क्या होता है, एक लाइट रे आती है, यहाँ पे पढ़ के पार्शली रिफ्लेक्ट हो जाती है, पार्शली रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो देखें एक ही लाइट रे दो हिस्सों में डिवाइड होगी, उसकी इंटेंसिटी दो हिस्सों में डिवाइड होगी, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। सो दैट इज व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड। YDSE में क्या होता है, ये एक वेवफ्रंट आया, ये एक स्लिट से गुजरा, डायफ्रैक्शन हुई, आगे दो स्लिट्स हैं, फिर क्या हुआ, एक ही वेवफ्रंट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब देखिए इन दोनों का सोर्स तो एक है ना। अब इस तरह से आप अपनी बुक में देखिएगा इंटरफेरेंस ऑफ साउंड में, दो वहाँ पे भी साउंड सोर्स एक ही है, पावर एम्पलीफायर दो लगे हुए हैं, स्पीकर लगे हुए हैं, और दोनों से वो सोर्स एक ही से आवाज निकल रही है। सो सोर्स सेम है, इसलिए इन दोनों वेवफ्रंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। सो नाउ जब हमने इंटरफेरेंस की कंडीशन देख ली, तो अब जो है वो हम YDSE को डिटेल से स्टडी कर सकते हैं कि व्हाट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड अपॉन द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इसमें एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन ये आता है कि क्या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डायफ्रैक्शन को स्टडी नहीं करता, या उसमें क्या डायफ्रैक्शन नहीं होती। तो जरा उसका जवाब देखिए। वी आर नाउ स्टडीइंग YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो देखिए हमारे पास ये वेवफ्रंट आया, और दो वेवफ्रंट के दरमियान जो डिफरेंस है वो लैम्डा के बराबर है, ये स्लिट है, यहाँ से क्या हो गया, डायफ्रैक्शन हुई है, बेंडिंग ऑफ वेव, और फिर आगे इसकी हमने दो स्लिट्स रखी हैं, और उन दो स्लिट की वजह से जो एक वेवफ्रंट है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, और ये स्क्रीन है जिस स्क्रीन पर ये दोनों वेवफ्रंट मिलकर ब्राइट या डार्क स्पॉट का पैटर्न बनाते हैं। अब अगर हम इनकी रे डायग्राम देखें तो रे डायग्राम क्या है, वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो रे डायग्राम बन जाती है। तो रे डायग्राम की ज्योमेट्री को जरा देखना आसान है, इसलिए हम रे डायग्राम के जरिए इसको स्टडी करेंगे। लेकिन एक चीज़ देखिए कि सपोज हम अगर रे डायग्राम से ज़्यादा देर समझा सकेगा, ये दो स्लिट्स हैं और ये स्क्रीन है, और ये लाइट सोर्स है, एक रे वेवफ्रंट इधर से आ रहा है और एक वेवफ्रंट इधर से आ रहा है, रे इधर से आ रही है। अगर डायफ्रैक्शन ना होती तो सिर्फ ये दो स्पॉट्स ब्राइट होते, बिकॉज लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, तो फिर सिर्फ ये दो स्पॉट ब्राइट होते। लेकिन हम देखते हैं कि YDSE में ये जो सेंट्रल स्पॉट है ये भी ब्राइट है। तो अगर ये सेंट्रल स्पॉट ब्राइट है, इसका मतलब है एक रे इधर से आई है, एक रे इधर से आई है, और फिर यहाँ पे ब्राइट स्पॉट बना। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट हुई है, दिस इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन, और इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे भी सही। कहने का मतलब ये है कि अगर डायफ्रैक्शन ना होती, इंटरफेरेंस पैटर्न भी ना बनता, यानी कि इवन इंटरफेरेंस इज नॉट पॉसिबल विदाउट डायफ्रैक्शन। देखें ये बात ठीक है कि इन YDSE वी स्टडी इंटरफेरेंस बिकॉज द फाइनल पैटर्न व्हिच वी गेट ऑन द स्क्रीन इज बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, जबकि डायफ्रैक्शन में एक ही वेवफ्रंट के मुख्तलिफ हिस्से आपस में इंटरफेयर करते हैं, इसको बाद में डिटेल से देखेंगे। सो इसीलिए हम कहते हैं कि इन YDSE डायफ्रैक्शन डज अकर, बट द फाइनल पैटर्न व्हिच वी गेट ऑन द स्क्रीन इज बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस। सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, हाउएवर डायफ्रैक्शन डज अकर इन दिस एक्सपेरिमेंट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द YDSE थ्रू रे डायग्राम। फर्स्ट कीजिए, हमारे पास ये दो स्लिट्स हैं, दो स्लिट्स के दरमियान ये वाला फासला D कहलाता है, एंड हियर वी हैव अ स्क्रीन। ये हमारे पास एक स्क्रीन है, सेंटर से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, ये स्क्रीन का सेंट्रल पॉइंट हो जाएगा जिसको आप O कहते हैं। सो सपोज वी आर कंसिडरिंग दिस पॉइंट, हमने देखना है कि इस पॉइंट पे क्या बनता है, ब्राइट स्पॉट बनता है या डार्क स्पॉट बनता है। तो आप देख सकते हैं कि क्या होगा हमारे पास कि एक रे इधर से आएगी और एक रे इधर से आएगी। अच्छा यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ, ये दो कलर्स ब्लू और रेड और ब्लू के दरमियान इंटरफेरेंस हो नहीं सकती। इसलिए मैं आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए दो डिफरेंट कलर दिखा रहा हूँ। इसके पीछे फिजिक्स क्या इन्वॉल्व है, रेड की फ्रीक्वेंसी और है, ब्लू की फ्रीक्वेंसी और है, इनके दरमियान इंटरफेरेंस नहीं होगी, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए जरूरी है कि जो दो बीम्स आपस में मिल रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। लेकिन सिर्फ डिफरेंशिएशन के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, डायग्राम की हद तक की बात है। सो अब एक रे यहाँ से ट्रैवल करके पॉइंट P गई है, एक रे यहाँ से ट्रैवल करके गई है। सपोज हमारे पास दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं इस रे ने पॉइंट P पर पहुंचने के लिए ज्यादा फासला तय किया, तो आप कहेंगे सर ब्लू रे। और कितना ज्यादा फासला तय किया, यहां से आप परपेंडिकुलर गिरा दीजिए, इफ दिस इज एंगल थीटा, दिस होल इज D, थीटा के सामने ये क्या होगा, D sin थीटा, एंड नेम दैट पॉइंट एज लेट्स से D। तो इसका मतलब है DC जो है ये क्या है आपका, ये पाथ डिफरेंस है, और ये पाथ डिफरेंस DC किसके बराबर है, D sin थीटा के बराबर है। यानी कि इन दो रेस के दरमियान जो फासले का फर्क है वो क्या है, दैट इज D sin थीटा। देखिए ना, अगर मैं इतना फासला खत्म कर दूं तो फिर ये देखें दोनों का फासला बराबर नहीं हो जाएगा। तो ये जो फासला है DC, दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। अब होगा क्या कि यहाँ पर या तो ब्राइट स्पॉट बनेगा या डार्क स्पॉट बनेगा, लेकिन एक बात है कि जो सेंट्रल स्पॉट है उस पर हमेशा क्या बनेगा जी, उस पर हमेशा ब्राइट स्पॉट बनेगा। सो वी विल गेट पैटर्न जस्ट लाइक दिस, वी विल गेट ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट्स एंड सो ऑन, राइट। सो इस तरह का पैटर्न हमारे पास स्क्रीन बनेगा, और जैसा पैटर्न सेंट्रल स्पॉट से ऊपर की तरफ बनेगा, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न सेंट्रल स्पॉट से नीचे बनेगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि पॉइंट P पर ब्राइट स्पॉट बनने के लिए क्या कंडीशंस हैं और पॉइंट P पर डार्क स्पॉट बनने के लिए क्या कंडीशंस हैं। पहली बात तो ये है कि ये तो हमने वैसे ड्रॉ किया है ना, हमें अब कंडीशन देखना चाहते हैं कि अगर यहाँ ब्राइट बनता तो क्या होता और डार्क बनता तो क्या होता। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जाहिर बात है ब्राइट स्पॉट वहीं बनेगा ना जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये जो पाथ डिफरेंस है D sin थीटा, चैप्टर नंबर 8 में आपने इंटरफेरेंस की कंडीशंस पढ़ी हैं, ये 0 हो या लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो या 3 लैम्डा हो एंड सो ऑन, या जनरल कंडीशन के तौर पर बन जाता है ये D sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। हियर m इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, और इसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन होती है। ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर मैक्सिमा। तो इसके लिए m की वैल्यू 0 होगी, ये होगा फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, ये होगा सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, और ये क्या होगा थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। यानी कि देखिए ना, पाथ डिफरेंस 0 कब आएगा, जब आप यहाँ m की जगह 0 पुट करेंगे।
तो दरअसल यहाँ पाथ डिफरेंस सेंट्रल पॉइंट ऊपर जीरो क्यों है, जरा गौर से देखिए। अगर कोई रे इधर से पॉइंट ऊपर आए और अगर कोई रे इधर से पॉइंट ऊपर आए, दोनों को बराबर फासला तय नहीं करना पड़ेगा, बराबर तय करना पड़ेगा ना। तो क्योंकि दोनों को बराबर तय करना पड़ेगा फासला, इसलिए जो सेंट्रल स्पॉट होगा उसमें हमेशा ब्राइट स्पॉट बनेगा। YDSC में सेंट्रल स्पॉट विल ऑलवेज बी ब्राइट। और यही हाल डायफ्रैक्शन होता है कि डायफ्रैक्शन में भी सेंट्रल स्पॉट ब्राइट होता है, क्योंकि जो पाथ डिफरेंस होता है फॉर ऑल दी वेव्स वो क्या होता है, वो 0 डिग्री का होता है, राइट जी। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा जी इस ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, तो m की जगह पे 2 पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो इस ब्राइट के लिए d sin थीटा किसके बराबर होना चाहिए, 2 लैम्डा के बराबर होना चाहिए। सो दिस वाज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। व्हाट इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ की होगी वो क्या बनेगा, डार्क स्पॉट बनेगा। सो उसके लिए जो पाथ डिफरेंस है, बल्कि एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, दिस इज द कंडीशन ऑफ पाथ डिफरेंस। ये जो कंडीशन है ये पाथ डिफरेंस की है। फेज डिफरेंस की कंडीशन कैसे आएगी? वो होगी 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। कैसे आई? शायद आप भूल गए हो, हमने पढ़ा था फेज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द वेव। तो पाथ डिफरेंस पुट करते जाएं, आपको फेज डिफरेंस मिलता जाएगा। तो यहाँ से जो जनरल कंडीशन पाथ डिफरेंस की आ जाती है, दैट इज m लैम्डा, और m की वैल्यू दैट इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब इसी तरीके से फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या बनेगा, डार्क स्पॉट बनेगा। और उसके लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए पता है आपको, 0 होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए, 3 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, 5 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए एंड सो ऑन। और अगर आप फेज डिफरेंस कहेंगे, निकाला हमने पहले 0, बल्कि 0 नहीं कहेंगे, 0 यहाँ पे भी नहीं आएगा, इट विल बी पाई, 3 पाई, 5 पाई। और अगर इन एक्सप्रेशन के स्टार्ट में प्लस माइनस लिखा हुआ हो तो उससे परेशानी होना, माइनस कब आएगा, जब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को माइनस कर देंगे। यानी कि अगर यहाँ के लिए प्लस है, जाहिर बात है यहाँ के लिए माइनस होगा, क्योंकि ये वाली रे का फासला ज़्यादा होगा और इसका क्या होगा, कम होगा। सो जो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसकी जो कंडीशन बन जाएगी वो आपके पास ये बन जाएगी, m + 1/2 इंटू लैम्डा। और यहाँ पर जो m है ये क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ मिनिमा। तो इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब अगर आपसे पूछूं कि फर्स्ट मिनिमा के लिए m की वैल्यू क्या पुट करेंगे, फर्स्ट मिनिमा कौन सा है, दिस इज द फर्स्ट मिनिमा, और उसके लिए भी m की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। क्यों? यहाँ पर आप m की वैल्यू 0 पुट करें तो पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा, λ/2। ये देखें, यानी कि इस मिनिमा के लिए इन दोनों रेस के दरमियान पाथ डिफरेंस λ/2 है। इसी तरह से जो सेकंड मिनिमा होगा उसके लिए m की वैल्यू क्या होगी, 1, तो 1 + 1/2, 3/2 लैम्डा। तो इसके लिए पाथ डिफरेंस क्या है, 3 λ/2। इसके लिए पाथ डिफरेंस क्या है, λ/2। ये रहा 5 λ/2, ये रहा 7 λ/2, राइट। तो अगर मैं कहूँगा जी दो इंटरफेयरिंग बीम्स हैं उनके दरमियान पाथ डिफरेंस 7 λ/2 है, तो m की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, वो 3 आएगी, 3 + 1/2 तो 7 λ/2 हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से आपने m की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है। सो ये तो था कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब अगर हमने ये डिस्टेंस लेना हो y, यानी कि किसी भी हमारे कंसिडर्ड पॉइंट से सेंट्रल पॉइंट O का डिस्टेंस जो है वो y लेना, तो y की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ y देख लेते हैं। और उसमें भी जाहिर बात है कि दो कंडीशंस होंगी, और वो दो कंडीशंस क्या क्या होंगी। नंबर 1 होगी हमारे पास कि अगर पॉइंट P पर ब्राइट स्पॉट बने यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो फिर y m = ml λ/d, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो फिर m + 1/2 इंटू l λ/d। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि इस पॉइंट P का सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस बताएं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे m की वैल्यू क्या रखें, 0, 1, 2, 3, यहाँ रखते हैं बस 3, सिर्फ एक ही वेरिएबल है m। बाकी l क्या है, l इज दी स्लिट स्क्रीन डिस्टेंस, लैम्डा इज द वेवलेंथ लाइट यूज्ड एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, राइट। और अगर मैं आपसे इस पॉइंट के डिस्टेंस पूछ लूँ तो जस्ट यहाँ पे m की जगह पे 3 पुट कर दीजिएगा, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। और लास्ट में जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज दी फ्रिंज विड्थ। एंड व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? फ्रिंज विड्थ हमारे पास क्या है जी, फ्रिंज विड्थ इज दी डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा। दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा के दरमियान जो डिस्टेंस है, देखो दो कंसेक्यूटिव मिनिमा के दरमियान में क्या है, एक मैक्सिमा है, दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के दरमियान में क्या है, एक मिनिमा है। तो ये जो चौड़ाई है मिनिमा की या मैक्सिमा की, इसको फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। अब देखें फर्स्ट कीजिए मेरे पास एक मैक्सिमा है, उसके लिए मैं m इक्वेशन ये लिखूंगा ब्राइट स्पॉट के लिए, अगले मैक्सिमा के लिए क्या लिखूंगा, तो m की जगह पे m + 1 लिख दें। अब अगर मैं ym + 1 माइनस ym को कर दूँ ना सब्ट्रैक्ट, तो ही मेरे पास फ्रिंज विड्थ निकल आएगी, और वो फ्रिंज विड्थ मेरे पास कितनी निकल आएगी, l λ/d। अब आपको सर ये तो ब्राइट स्पॉट के लिए, डार्क के लिए क्या होगी, डार्क के लिए घर जाके घर बैठ के आप काम कीजिएगा। एक डार्क आपके पास ये है l λ/d, और अगला डार्क क्या है, इनमें +1 ऐड कर लीजिए, इधर भी ऐड कर लीजिए और इधर भी ऐड कर लीजिए। अब इसको जब आप माइनस करेंगे यानी कि ym + 1/2 + 1 माइनस ym + 1/2, वो भी l λ/d ही निकल आएगी। फ्रिंज विड्थ इज सेम फॉर बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा, करके देख लीजिएगा। यानी कि जितना चौड़ा ब्राइट स्पॉट है उतना ही चौड़ा डार्क स्पॉट है। तो दो रिजल्ट आपको मिलते हैं यहाँ से। नंबर 1, आप इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कहीं m लिखा हुआ देख रहे हैं, m विच इज द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, कहीं m लिखा हुआ देख रहे हैं, आप लिखा हुआ नहीं देख रहे। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग इंटरफेरेंस पैटर्न फ्रिंज विड्थ इज सेम फॉर ऑल दी मैक्सिमा और मिनिमा। यानी कि एक तो फ्रिंज विड्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा है, यानी कि जितना अगर फर्ज करें जो सेंट्रल स्पॉट है अगर वो 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, 5वां स्पॉट भी 2 सेंटीमीटर चौड़ा होगा, 10वां स्पॉट भी 2 सेंटीमीटर चौड़ा होगा। अगर इधर 5वां स्पॉट 2 सेंटीमीटर चौड़ा, इधर भी 5वां स्पॉट 2 सेंटीमीटर चौड़ा होगा। और अगर ब्राइट 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, डार्क भी 2 सेंटीमीटर चौड़ा होगा। पूरी स्क्रीन पर जितने ब्राइट बनेंगे वो भी 2 सेंटीमीटर चौड़े होंगे, जितने डार्क बनेंगे वो भी 2 सेंटीमीटर चौड़े होंगे। तो दो रिजल्ट आप निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। नंबर 1, फ्रिंज विड्थ इज सेम फॉर ऑल द मैक्सिमा एंड मिनिमा, एंड फ्रिंज विड्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, राइट। सो जैसे एक आपके लिए क्वेश्चन है कि फर्ज कीजिए कि यहाँ से
मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं आती, सिंगल वेवलेंथ की लाइट नहीं आती, यहाँ से व्हाइट लाइट आती है। तो सपोज अगर यहाँ से व्हाइट लाइट आ जाएगी तो क्या इंटरफेरेंस होगी? अब आप कहेंगे सर व्हाइट लाइट में इंटरफेरेंस कैसे हो सकती है? व्हाइट लाइट में तो 7 कलर्स होते हैं और हर कलर की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। तो हमने तो पढ़ा है कि इंटरफेरेंस के लिए फ्रीक्वेंसी का सेम होना जरूरी है। तो जिसका जवाब ये है कि व्हाइट लाइट कैन कॉज इंटरफेरेंस। कैसे? व्हाइट लाइट आई, जब स्लिट से गुजरेगी डायफ्रैक्ट होगी, और जैसे ही डायफ्रैक्ट होगी हर कलर का डायफ्रैक्शन एंगल डिफरेंट होगा। डायफ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जितनी वेवलेंथ बड़ी डायफ्रैक्शन उतनी ज्यादा। तो अगर व्हाइट लाइट आएगी और हर कलर सेपरेट हो जाएगा तो फिर कुछ जो पैटर्न बनेगा वो ऐसे बनेगा। इन दिस केस द सेंट्रल स्पॉट विल बी व्हाइट एंड आफ्टर दैट वी विल गेट द फिफ्थ प्योर पैट। जो रेड का ब्राइट होगा इट विल बी फार्थेस्ट, सबसे दूर होगा फ्रॉम द सेंट्रल। और सेंट्रल स्पॉट को अगर व्हाइट लाइट आएगी ना तो फिर सेंट्रल स्पॉट को हम ब्राइट नहीं कहेंगे, हम फिर क्या कहेंगे? व्हाइट। क्यों? सेंट्रल स्पॉट पर सारे कलर आगे मिलेंगे एंड व्हेन ऑल द कलर्स आर मिक्स्ड अप इन इक्वल प्रोपोर्शंस वी गेट व्हाइट कलर। तो यस, व्हाइट लाइट कैन कॉज इंटरफेरेंस। अब उसमें होगा क्या? इधर वाला ग्रीन इधर वाले ग्रीन के साथ इंटरफेरेंस करेगा, इधर वाला ब्लू इधर वाले ब्लू के साथ करेगा, इधर वाला रेड के साथ करेगा, इधर वाला रेड इधर वाले ब्लू के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लकीरें ड्रॉ की हुई हैं, जस्ट आपको डिफरेंशिएशन के लिए दिखाया गया है ना। डिफरेंट कलर्स के दरमियान इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। आप अगर इधर फॉर एग्जांपल आपने रेड फिल्टर लगाया हुआ है और इधर आपने ब्लू फिल्टर लगाया हुआ है तो रेड फिल्टर से सिर्फ रेड कलर आगे जाएगा, ब्लू फिल्टर से सिर्फ ब्लू कलर आगे जाएगा। रेड और ब्लू के दरमियान इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें आपने जो है वो ज़हन में रखनी है। अब अगर आप इसके फ्रिंज विड्थ का फार्मूला देखें तो जो फ्रिंज विड्थ है उसके फार्मूले में मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनकी डिपेंडेंस है। फॉर एग्जाम्पल फ्रिंज विड्थ के फार्मूले में आप देखिए डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी। दिस मीन्स दैट फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिट स्क्रीन डिस्टेंस। स्लिट और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फ्रिंज विड्थ उतनी ज़्यादा होगी। फ्रिंज विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटर स्लिट डिस्टेंस। दो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस को कम करते जाएं, फ्रिंज विड्थ क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। सिमिलरली फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। याद रखिए जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगी फ्रिंज विड्थ उतनी ज़्यादा होगी। तो बताएं सबसे ज़्यादा चौड़ा फ्रिंज विड्थ किसकी होगी? वो रेड कलर की होगी, बिकॉज रेड कलर की वेवलेंथ क्या है? सबसे ज़्यादा है। ओके, सो इन दिस इक्वेशन अगर हम v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f इसी क्वेश्चन में पुट कर दें तो फिर ये डेल्टा y आ जाएगा l c ओवर एफ डी। स्पीड ऑफ लाइट के लिए आप c पुट कर दें तो फिर जो फ्रिंज विड्थ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी फ्रिंज विड्थ उतना कम होती जाएगी। अच्छा, दो शॉर्टकट फार्मूलाज याद रख लीजिए। एक लैम्डा इन मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा इन एयर ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, और इसी तरीके से फ्रिंज विड्थ इन द गिवन मीडियम इज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ इन एयर ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दैट मटेरियल। अब ये दो फार्मूलाज को समझने की जरूरत है। देखिए फर्स्ट कीजिए मैं YDSE का जो सेटअप है उसको एयर से वाटर में ले जाता हूँ। तो जैसे ही मैं YDSE के सेटअप को एयर से वाटर में ले जाऊँगा तो क्या होगा? डेंसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो अगर डेंसिटी बढ़ जाएगी इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। एज यू नो n इज इक्वल टू c ओवर v। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा इस v को हम लिख सकते हैं f लैम्डा के। आप जानते हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई भी वेव जाए उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया तो इसका मतलब है वेवलेंथ कम हो गई। इसलिए मैंने ये फार्मूला लिखवाया है कि कोई मीडियम है, जब मीडियम में जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छा, अगर वेवलेंथ कम हो गई तो डेल्टा y इज इक्वल टू एल लैम्डा बाई डी। अगर वेवलेंथ कम होगी इसका मतलब फ्रिंज विड्थ भी कम होगी, इसलिए मैंने ये वाला फार्मूला लिखवाया है। तो ये कुछ शॉर्टकट फार्मूलाज हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद देंगे। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड हैं, इंटेंसिटी के क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है वो आते हैं इसकी एम्पलीट्यूड के। तो उनको कैसे करना है इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट भी देख लीजिए। दो वेव्स हैं, एक का एम्पलीट्यूड y1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड y2 है। सो नेट एम्पलीट्यूड कैसे आएगा? y स्क्वायर विल बी इक्वल टू y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस 2 y1 y2 कॉस ऑफ थीटा। आप जानते हैं ना इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। तो अगर आपके पास दो वेव्स दी गई हैं, एक का एम्पलीट्यूड y1 है, एक का एम्पलीट्यूड y2 है, वो दोनों आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, यहाँ रखे उनके दरमियान एंगल, आपको नेट एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। इस तरीके से अगर आपने नेट इंटेंसिटी लेनी हो तो y स्क्वायर की जगह i लिखें अकॉर्डिंग टू दिस, y1 स्क्वायर की जगह i1 लिखें, y2 की जगह क्या लिखेंगे? i2 लिखेंगे 2। अब इधर अगर आप स्क्वायर रूट ले लें, अगर आप इधर जो है वो स्क्वायर है ना तो इस तरफ स्क्वायर रूट लें और इस तरफ स्क्वायर रूट लें तो i आप इसमें लिख सकते हैं कि y स्क्वायर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट i। तो y1 की जगह आप i1 का स्क्वायर रूट लिख लें, y2 की जगह आप लिख लें i2 का स्क्वायर रूट और cos थीटा वैसे का वैसे आ जाएगा। तो अगर आपको दोनों वेव्स की इंटेंसिटी दी गई है, आपने नेट इंटेंसिटी मालूम करनी है तो ये वाला फार्मूला आएगा, और अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड दिया गया है, नेट एम्पलीट्यूड मालूम करना है तो ये वाला रिलेशन आ जाएगा। सो इससे रिलेटेड हम एक दो एमसीक्यूज भी करेंगे जिससे आपको जो है समझ आ जाएगी कि इनको यूज़ कैसे करना है। इनमें मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फर्ज कीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट पर हुई है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा? दो वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस 0 डिग्री का होगा ना, तो नेट एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा? y स्क्वायर विल बी इक्वल टू y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस 2 y1 y2, और ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा ना क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लाइक ट्रेस को सपोर्ट करता है और ट्रफ को। व्हाट इज दिस इज a प्लस बी स्क्वायर, तो y स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू y1 प्लस y2 का स्क्वायर, राइट? इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, तो y मैक्स इज इक्वल टू y1 प्लस y2। सिमिलरली y मीन क्या होगा? y मीन विल बी इक्वल टू y1 माइनस y2। उसके लिए आप इसी फार्मूले में क्या पुट करेंगे? 180 डिग्री पुट करेंगे, राइट? ओके, अगर मैं आपसे इंटेंसिटी रेशियो की बात करूं तो इंटेंसिटी रेशियो होता है I मैक्स ओवर I मिन का स्क्वायर, और ये बराबर होगा y मैक्स ओवर y मिन का होल स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी रेशियो और इसको हम कंट्रास्ट रेशियो भी बोलते हैं। सो y मैक्स और y मिन की ये वाली वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास I मैक्स ओवर I मिन बराबर आ जाएगा y1 प्लस y2 ओवर y1 माइनस y2 एज अ होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा ये फार्मूला कैसे इस्तेमाल करना है। एंड द क्वेश्चन इज, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी
in YDSE contrast is 4. So calculate the ratio of y1 over y2. कंट्रास्ट आपको दी गई है 4, तो आपने y1 ओवर y2 का रेशो मालूम करना है। कंट्रास्ट क्या होता है? आई मैक्स ओवर आई मिन का रेशो, यानी कि आपको ये दिया हुआ है y मैक्स ओवर y मिन स्क्वायर, आपको दिया हुआ है 4। इधर भी स्क्वायर रूट कर लें, इधर भी स्क्वायर रूट कर लें, तो ये क्या है y मैक्स ओवर y मिन इज इक्वल टू 2:1। y मैक्स क्या है? y1 प्लस y2, y मिन क्या है? y1 माइनस y2, इट इज 2:1, या फिर y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2y1 माइनस 2y2, या फिर y2 प्लस 2y2 इज इक्वल टू 2y1 माइनस y1। सो y1 विल बी इक्वल टू 3/2, या y1 ओवर y2 विल बी इक्वल टू 3:1, और यही हमने मालूम करना था, राइट। सो आप चाहें तो बजाय इस फार्मूले से स्टार्ट करने के इस फार्मूले से स्टार्ट कर लें, यानी कि इसी को 4:1 के बराबर रख लें और फिर स्टार्ट कर लें। सो दैट इज हाउ दिस फार्मूला कैन बी यूज। और जो परफेक्ट कंट्रास्ट होती है, परफेक्ट कंट्रास्ट वो क्या होगी? वो इन्फिनिटी होगी, क्योंकि अगर दो वेव्स का एम्पलीट्यूड बराबर हो जाए, ये देखें अगर दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है तो नीचे क्या आएगा? फॉर एग्जांपल अगर y1 भी 3 और y2 भी 3, नीचे क्या आएगा? 3 - 3 0, तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी। सो फॉर परफेक्ट कंट्रास्ट द वैल्यू विल बी इन्फिनिटी। और उस केस में फिर जो ब्राइट होगा, जो आपका डार्क होगा, उसको ब्लैक कह सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे नेट इंटेंसिटी 0 होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम YDSE के MCQs की प्रैक्टिस भी करेंगे और डायफ्रैक्शन को भी पढ़ेंगे, जिसके साथ ही आपका ये यूनिट जो है यूनिट 7 वो कंप्लीट हो जाएगा। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, इट्स अल्लाह हाफिज़।